स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 मैथ्स का इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने आव्यूह मैट्रिक्स कर लिया है। मैट्रिक्स का कंप्लीट चैप्टर हम मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस में आप उसे देख सकते हैं, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.1। तो इससे पहले हम देखो एक बार रिकॉल करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, याद कीजिए मैट्रिक्स को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में आप क्या करते थे, उसको आव्यूह मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट्स बनते हैं। मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट्स बनते हैं, यानी कि जो आव्यूह हैं, आव्यूहों से ही सारणिक का जन्म होता है। आव्यूहों से ही सारणिक का जन्म होता है। ठीक है, देखो प्रीवियस वीडियोस में आप मैट्रिक्स को देखेंगे तो मैट्रिक्स जितने भी मैट्रिक्स हैं उन सब को हम सारणी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट्स केवल वो होते हैं, केवल जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं वही डिटरमिनेंट्स बनते हैं। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल वर्ग आव्यूह ही सारणिक होते हैं। केवल वर्ग आव्यूह ही सारणिक होते हैं। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वही डिटरमिनेंट्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटरमिनेंट्स बनते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मींस है 2/2 3/3 का मैट्रिक्स जो है वो डिटरमिनेंट्स बनेगा। 2/3 का, 3/4 का, 1/2 का जो मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट नहीं होगा, उसका डिटरमिनेंट नहीं बनेगा। तो डिटरमिनेंट केवल किसके होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होंगे। तो रिकॉल करते हैं पीछे। देखो हमने मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया था। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम मैट्रिक्स के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशंस जो होती थी। देखो लीनियर इक्वेशंस होती थी हमारे पास। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y equal to c2। इन लीनियर इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो आव्यूह के रूप में कैसे करेंगे इसे, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के रूप में इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। a1x a1 b1 a2 b2 और x y इक्वल टू c1 c2। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। किसको, a1x पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, रेखीय समीकरणों के युग्म जो होते हैं, जो हमने 10th में भी पढ़े थे, रेखीय समीकरणों के युग्म, उन्हीं को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम प्रीवियस चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू c2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे a1x plus b1y इक्वल टू c1, a2x plus b2y मल्टीप्लाई आपने सीखा है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है, उससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है। तो इसको हम इस फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था। अब याद कीजिए पिछले उसमें क्या करते थे हम ये क्या होती थी, जब दो रेखिक समीकरणों के अद्वितीय हल होते थे। अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशंस
जब दो रेखीय समीकरण कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है दो, उनके अगर हमने 10th में भी क्लियर किया था ये, ठीक है, तो अगर उनके अद्वितीय हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो कंडीशन क्या होती थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, a1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई a1b2 माइनस a2b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें और वो जीरो ना आए, जीरो से कुछ और आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर उसके अद्वितीय हल होते थे, उसके यूनिक सॉल्यूशन होते थे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा उसका। ये हमने 10th में भी किया है ना। तो ये अगर ऐसा हो तो तब वो क्या होता है, तब इन समीकरणों को आव्यूह के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आव्यूह के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो फिर इसका मतलब ये डिटरमिनेंट्स भी होंगे, ठीक है। आगे हम चल के बताएंगे आपको कि मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट्स कैसे होते हैं, मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए देखो, अब देखो कोई माना कोई आव्यूह है हमारे पास, माना कोई आव्यूह है, अभी जैसे हमने लिया था a1 b1 a2 b2, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज 2x2 का मैट्रिक्स जो वर्ग आव्यूह होंगे वही डिटरमिनेंट बनेंगे। तो ये कोई आव्यूह हमारे पास, ये कोई मैट्रिक्स है, सपोज a1 b1 a2 b2, तो इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में को A का सारणिक कहते हैं। इसी को हम A का सारणिक कहते हैं, A का डिटरमिनेंट इसी को कहते हैं, ये A का डिटरमिनेंट है, ठीक है। ये A का क्या है, मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो A इक्वल टू ये मैट्रिक्स है ना, तो A का जो मैट्रिक्स है उसी को A का डिटरमिनेंट कहा जाएगा, उसी को A का डिटरमिनेंट कहा जाएगा, और इसे डिटरमिनेंट A, DET का मतलब है डिटरमिनेंट A, या A मोड, इस तरह से मॉड्यूलो A, या ट्राइंगल से प्रदर्शित किया जा सकता है, से प्रदर्शित किया जाता है। इनमें से आप जिससे आप रिप्रेजेंट करना चाहें उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों का यूज भरपूर होगा, ठीक है। आप इनमें से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट A का जो सारणिक होगा वो डिटरमिनेंट A या मॉड्यूलो A या ट्राइंगल से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट को प्रदर्शित करते हैं। तो डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका है, अतः A इक्वल टू a1 b1 a2 b2 का सारणिक, इसका सारणिक जो है वो क्या होगा, सारणिक होगा इस तरह से मॉड्यूल में दिखाया जाएगा, a1 b1 a2 b2। कुछ डिफरेंस दिखा, तो डिफरेंस ये था कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको मॉड्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं, बस यही है इसमें थोड़ा। बाकी इसके रूल भी अलग अलग होंगे, सबके रूल भी अलग अलग होंगे, है ना। तो चलिए ये हो गया इसका सारणिक, तो इसको हम A डिटरमिनेंट A कहते हैं, या डिटरमिनेंट जो भी होगा ये उसका डिटरमिनेंट। इसको डिटरमिनेंट का यूज जो है वो भरपूर होता है, कहां, इंजीनियरिंग में। उपयोग जो है इनका, यूजेस कहां होते हैं, एक तो इंजीनियरिंग में इसका यूज हो सकता है, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। दूसरा इसका यूज सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में इसका यूज होता है, ठीक है। तीसरा गणित में, मैथ में तो होता ही है, साइंस में भी इसका यूज होता है,
और इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होता है, अर्थशास्त्र आदि इन जगहों पे इसका भरपूर यूज होता है। इंजीनियरिंग में, सोशल साइंस में, मैथ्स में, साइंस में और इकोनॉमिक्स में, ऐसे सब्जेक्ट्स में इनका भरपूर यूज होता है डिटरमिनेंट का। ओके, तो डिटरमिनेंट का इस तरह से भरपूर यूज होता है। तो ये तो थे आपके डिटरमिनेंट, इस तरह से दिखाया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लें b इक्वल टू a11 a12 a21 a22, इस तरह से का इसका सारणी क्या होगा, का सारणी, इसका अगर हम सारणी बनाएं तो कैसे बनेगा, सारणी बनाए तो बी मॉड्यूल है ना, इक्वल टू a11 a12 a21 a22 मॉड्यूल। इस तरह से इसका मॉड्यूल लिखा जाएगा, या इसके प्लेस में आप डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डिटरमिनेंट बी और a11 a12 a21 a22। बार-बार मैट्रिक्स नहीं बना रहा हूं, ठीक है। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ट्रायंगल के फॉर्म में, ट्रायंगल इक्वल टू a11 a12 a21 a22, इस तरह से या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीन तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा करें। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो इसके बाद देखो अब है हेडिंग एक कोटि, नंबर फर्स्ट है एक कोटि के आव्यूह का सारणी। एक कोटि के आव्यूह का सारणी यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि 1 बाय 1 का। एक कोटि का मतलब है कि 1 बाय 1 का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट किस तरह से होगा। तो उसका डिटरमिनेंट जो 1 बाय 1 का मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट जो है, माना हमारे पास देखो A इक्वल टू AIJ, इस तरह से होता था एक मैट्रिक्स, A इक्वल टू AIJ इस तरह से मैट्रिक्स होता था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, का सारणी कैसे लिखा जाएगा, A मॉड्यूलो इक्वल टू A, बस A हो जाएगा केवल, ठीक है। इस तरह से A हो, क्योंकि तो 1 बाय 1 क्या है, इसमें एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। 1 बाय 1 है तो एक ही एलिमेंट होगा, तो चाहे अब हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो लेकिन होगा एक ही एलिमेंट, 1 मतलब 1। इसी तरह से द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी, द्वितीय कोटि के आव्यूह का सारणी, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि द्वितीय कोटि का मतलब है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स। तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स के आव्यूह का, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का सारणी कैसे बनेंगे, देखो 2 बाय 2 मैट्रिक्स का सारणी इसमें समझते हैं। माना एक मैट्रिक्स है हमारे पास A इक्वल टू क्या होगा, A11 A12 A21 A22। भैया मैट्रिक्स को इसी तरह से लिखते थे हम, है ना, मैट्रिक्स को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा भाई साहब, 2 बाय 2 का नहीं, देखो 2 बाय 2 है, 1 2 1 2, 2 बाय 2 है, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2 बाय 2 का मैट्रिक्स कैसे आएगा, A डिटरमिनेंट का सारणी, इसका सारणी क्या होगा, A डिटरमिनेंट इक्वल टू कैसे आएगा, A डिटरमिनेंट इक्वल टू A11 A12 A21
A22 और फिर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। याद रखना डिटरमिनेंट में वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा A11 A22, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। A11 A22 माइनस A21 A12 A12। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए एक एग्जांपल है 2 4 -1 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह है इवेलुएट 2 4 -1 2। इस तरह से क्वेश्चन है 2 4 -1 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन, 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 का मैट्रिक्स क्या करेंगे? इसको एज्यूम कर लेंगे A। ठीक है, या A भी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या करो, एज्यूम करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। -1 2 क्या करेंगे? इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 4 जा 4 तो माइनस प्लस 4, 2 2 जा 4, ये हो गया ना 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 -4 तो माइनस ना, क्योंकि बीच में माइनस आता है ना तो माइनस प्लस, तो प्लस 4 तो 4 प्लस 4 8। ये हो गया इसका आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया सबके? एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 1 2 3 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी वो ये इवेलुएट 1 2 3 4। तो इसका भी सॉल्यूशन इसी तरह से क्या करेंगे? 1 2 3 4। इसका कैसे करेंगे? देखो, बस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। 1 4 जा 4, ऐसे 1 4 जा 4 और 3 2 जा, सॉरी 1 4 जा 4 माइनस, बीच में माइनस आता है, 3 2 जा 6 तो 4 6 -2। बस दिस इज फाइनल आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल है। x plus 1 x minus 1 x। इसका ही मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, इवेलुएट करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन कैसे करेंगे? x plus 1 x minus 1 x सॉल्व कर देंगे। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस, अभी x minus 1 x plus 1 x minus 1 x plus 1 तो सॉल्व कर देंगे ऐसे। x स्क्वायर माइनस ये a माइनस b a प्लस b बन गया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ब्रैकेट हो जाएगा क्योंकि ये बार ब्रैकेट बन जाएगा। x स्क्वायर माइनस बार माइनस है, इस कारण से ब्रैकेट हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। तो सॉल्व कर देंगे x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 1, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 आंसर। दिस इज फाइनल आंसर। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट इज, अब ये तो था 2/2 के मैट्रिक्स का। अब 3/3 तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक। तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 यानी कि तृतीय कोटि का मतलब है 3/3। ये थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना इसको। 3/3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो 3/3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई जनरल। ठीक है, एग्जांपल है कोई भी ले लेते हैं 3/3 का मैट्रिक्स। सपोज हम A इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स A11 A12 A13
A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं बता चुका हूं कि जो वर्ग जो होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, डिटरमिनेंट उन्हीं का निकलता है। ये देखो 3/3 का है, तो वर्ग जो है इसलिए डिटरमिनेंट इन्हीं के निकलेंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम चाहे तो रो में कर सकते हैं, चाहे तो कॉलम में कर सकते हैं। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2 C3 है ना, R1 R2 R3 है ना। तो चाहे हम रो में करें चाहे हम कॉलम में करें, किसी में भी करें हम कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सपोज हम क्या कर रहे हैं, रो में कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोज। ठीक है, पंक्तियों के अनुसार, पंक्तियों के अनुसार, पंक्तियों के अनुसार। तो पंक्तियों के अनुसार कैसे करेंगे, पंक्तियों के अनुसार कैसे करेंगे, देखो पंक्ति ये है पंक्तियां। तो A11 सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणी क्या ए का डिटरमिनेंट ए है ना, डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे भाई, देखो पंक्तियों में करें तो A11 तो -1 की पावर 1 1 है ना, तो 1 + 1 सब में -1 की पावर चढ़ेगी, सब में -1 की पावर चढ़ेगी, सब में -1 की। ठीक है, सब में -1 की पावर चढ़ेगी। A11 है तो 1 1 का मतलब है 1 + 1। ठीक है, -1 की पावर 1 + 1 A11 डिटरमिनेंट A11 हो गया। देखो 1 1 का कर रहे हैं हम, तो जिसका कर रहे हैं उसको कैंसिल कर देंगे, ये लाइन कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से ये लाइन कैंसिल हो गई, ये वाली कैंसिल, जिसमें 1 1 आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, बाकी बचे ये दो, यानी कि A22 A23 A32 A33। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सबके। ठीक है, फिर प्लस -1 की पावर, -1 की पावर आप किस में कर, रो में कर रहे हैं तो ऐसे में करेंगे ना, तो अब इसको करेंगे 2 1 2 + 1 A21 A21। फिर 2 1 किया, 2 1 का है ये रहा, इसका ये लाइन कट और ये इसमें भी आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है ये, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, बाकी बचा A12 A13 A12 A13 A32 A33। गॉट इट। फिर प्लस ऐड करते जाएंगे सबको, A31 तो -1 की पावर 3 + 1, क्योंकि A कितना 31 है तो A31। और अब देखो A31 के बाद क्या होगा, A31 में देखो ये लाइन कट, A31 वाली ये वाली कट और ये कट, क्योंकि इसमें भी आ रहा है ये और इसमें भी आ रहा है, बाकी बचे A12 A13 A12 A13 फिर A22 A23 A22 A23। सॉरी सॉरी, बस हो गया। 3 रो, 3 रो मैंने सॉल्व कर दिया। इसी तरह से हम 3 कॉलम में भी कर सकते हैं, सिखाएंगे अभी, बताएंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। -1 की पावर 1 + 1 2 A11 ये सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके कैसे आएगा, A22 A33 A22 A33 माइनस A32 A23। ऐसे तो करते थे 2/2 मैट्रिक्स का, मतलब 2/2 डिटरमिनेंट का ऐसे तो करते थे। प्लस -1 पावर 2 + 1 3 A21 इसको सॉल्व कर देंगे। A12 A33 A32 A13 फिर माइनस प्लस -1 की पावर 3 + 1 4 A31 और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई A12 A23 माइनस A22
A13 A22 A13 बस दिस इज द फाइनल। ये इसके बाद एक लाइन और बस इसे नोट कर लो। पहले इसे नोट कर लीजिए। ऊपर आपने नोट कर लिया होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा है नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। तो देखो इसको समझते हैं। इसके बाद होगा, इसके बाद देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 का स्क्वायर यानी कि पावर 2 है तो -1 जो है +1 हो जाएगा। तो +1 से ये +1 हो जाएगा और +1 से A11 हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी बचा A22 A33 एच इट इज रहेगा -A32 A23 प्लस -1 के क्यूब यानी कि -1 हो जाएगा क्योंकि पावर 3 है। A21 A12 A33 -A32 A13 फिर प्लस -1 की पावर 4 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है। प्लस है, प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है। उसके बाद A31 और A12 A23 A22 A13 सॉल्व कर देंगे इसको। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया A11, ये ऐसे आ जाएगा A22 A33 A32 A23 प्लस -1 और -1 से मल्टीप्लाई हो गया A21 A12 A33 A32 A13 प्लस A31 A12 A23 A22 A13। दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये होगा इसका आंसर। इस तरह से 3x3 के मैट्रिक्स को हम रो की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो कॉलम के फॉर्म में भी इसी तरह से बिल्कुल सेम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉलम में इस तरह से आ जाएगा। कॉलम में खड़े आ जाएंगे 1 2 3 ऐसे में, है ना। तो उस तरह से हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए तो एक एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर इसमें है ये 3। ठीक है, सारणिक चलिए देखिए, सारणिक दिश का मान याद कीजिए, इवैल्यूएट करना है इसको। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3/3 का डिटरमिनेंट है ये, यानी कि 3/3 का मैट्रिक्स था, उसका डिटरमिनेंट है। तो इसको हमें ये डिटरमिनेंट का साइन है, मैंने बता दिया था पहले कि इस तरह से भी साइन हम यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका डिटरमिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ज्यादातर आप ये यूज करना कि जहां ज्यादा जीरो आए होंगे, जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरो आए होंगे उसी से सॉल्व करना, क्योंकि बाकी के सारे जो जीरो आ रहे हैं वो तो जीरो हो जाएंगे, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे। तो केवल सिंपल मिल जाएगा हमें आंसर। आंसर मतलब इजीली आ जाएगा। तो जहां ज्यादा जीरो होंगे वहां से आप सॉल्व कर लेना, और अगर जीरो नहीं है तो फिर तो जैसा है एज इट इज वैसे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस पे ये करते हैं हम, इसमें है ना, ये क्या है कॉलम। तीसरा यहाँ ज्यादा जीरो आ रखे हैं, यहाँ पे 2 जीरोस है ना, यहाँ पे 2 जीरो है। तो 2 जीरो है तो ये तीसरे कॉलम में 2 जीरो, तो तीसरे कॉलम में 2 जीरो है ना, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरी रो और तीसरी रो अलग अलग, रो तो अलग अलग आ रही है, एक कॉलम एक ही आ रहा है। तो तीसरे कॉलम में तो इससे सॉल्व करते हैं। A11 सॉरी, हाँ ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। A11 A12 A13 A11 A12 A13 है। ठीक है, तो A13 से शुरू करते हैं। चलो A13 माइनस A13 है, तो A13 का माइनस है -1 1 प्लस 3, क्योंकि 1 3 है, ये 1 3, ये वाला 1 3 है ना।
हाँ A13 है, A13 को सॉल्व करेंगे हम, A13 और A13 जो यहां आएगा वही यहां आएगा, इजी है बहुत, है ना, काफी इजी है क्योंकि जो यहां आएगा वही यहां आएगा। तो A13 इसको सॉल्व कर लो, A13 ये वाला है ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पर, तो बाकी बचा -1 3 4 1, 2 का मैट्रिक्स बन गया, प्लस उसके बाद क्या आएगा ये A21 22 23 A23 इस तरह से आप लिख दो A23 और -1 की पावर 2 3 है तो 2 + 3 है ना, 2 3 है तो 2 + 3 A23 और 2 3, अब देखो 2 3 ये वाला है तो इसकी ये वाली लाइन कट और ये वाली लाइन कट, ये वाली लाइन कट और ये वाली लाइन कट, तो बाकी बचा 1 2 4 1 2 4 1 प्लस उसके बाद ये है 3 1 3 2 3 3 A33 तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 3 3 है तो 3 + 3 उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या आएगा 3 3 ये वाला है, ये लाइन कट और ये लाइन कट है ना, ये वाली और ये वाली कट, तो 1 2 -1 3 1 2 -1 3। चलिए कर लीजिए सॉल्व, -1 की पावर 4 -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 यानी इवन नंबर है तो -1 जो है +1 हो जाएगा, -1 जो है वो +1 हो जाएगा और A13 से -1 +1 हो गया और A13 इसको कर लो, -1 1 जा -1 -4 3 जा 12 प्लस -1 की पावर 2 + 3 5, तो 2 + 3 5 ओड नंबर है तो माइनस जो है माइनस ही रहेगा और A23 इसको सॉल्व करें 1 1 जा 1 -4 2 जा 8 प्लस -1 की पावर 6, तो 6 -1 की पावर 6 यानी 6 इवन नंबर है तो -1 जो है +1 हो जाएगा और A33 और 1 3 जा 3 -2 1 जा 2 तो प्लस, भाई इसको सॉल्व कर देंगे, ये 1 3 से मल्टीप्लाई हो गया 1 3 ऐसे हो जाएगा -1 3 की वैल्यू कितनी है 1 3 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, वैल्यू रख दो इनकी वैल्यू रख दो, वैल्यू हमने रखी नहीं है ना, तो चलिए वैल्यू कर दीजिए, A13 कितनी है 1 3 1 1 1 2 1 3 है 4, इसकी वैल्यू है कितनी 4 और 2 3 की 0 और 3 3 की इसकी भी है 0, तो चलिए सॉल्व कर दीजिए, इसकी है 4 इसकी है 0 इसकी भी है 0, इसीलिए कहा था कि 0 वालों को सॉल्व करना, अगर आप 0 वाले सॉल्व करेंगे तो बाकी जितने जहां 0 आ रहे हैं वहां तो 0 हो जाएंगे, तो बाकी सिंपल हो जाएगा, नहीं तो अगर यहां से सॉल्व करते या यहां से सॉल्व करते तो फिर भाई सबको सॉल्व करना पड़ता अलग-अलग, तो चलिए इजी करना है ना, मैं तो अपने लिए अरे हमें तो इजी करना है, टफ थोड़ा करना है हैं 4 1 जा 4 और -1 और -12 -13 प्लस -1 0 है 0 और ये पूरा 0 हो गया 0 और 0 0 0 0, तो बाकी बचा केवल 13 4 जा 52 माइनस का 52, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, समझ गए सब, सबके समझ में आ गया, ओके पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, एग्जाम्पल यदि 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो चलिए करते हैं। अब देखो आदियों में तो समानता होती थी है ना, मैट्रिक्स में तो इक्वालिटी होती थी, इनमें नहीं होती भैया, इनको तो कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं हम 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1,
तो ये तो क्या होता है भाई a1 a11 a12 a21 a22 इस तरह से कैसे होते हैं इनका, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। जो डिटरमिनेंट बनाया है इसका मतलब उसका अद्वितीय हल है। डिटरमिनेंट वही बनेगा कि जो अद्वितीय हल होगा, है ना, जिसका अद्वितीय हल होगा वही डिटरमिनेंट बनेगा। तो चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 माइनस x x x स्क्वायर इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस 4 2 जा 8। ओके 3 3 तो इक्वल है, बाकी बचा माइनस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, ये कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू रूट 8, तो 8 के फैक्टर कर देंगे, कितना होगा भाई साहब 2 4 जा 8 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी कि 2 रूट 2, x इक्वल टू आ गया 2 रूट 2 प्लस माइनस, ये प्लस का 2 रूट 2 होगा तो तब भी 8 हो जाएगा उसका स्क्वायर, और माइनस का 2 रूट 2 होगा तब भी उसका स्क्वायर जो है 8 हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। यही था इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.1 व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया है, डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4 का। तो चैप्टर नंबर 4 भी हमने स्टार्ट करके और कर दिया है इसको थोड़ा थोड़ा, है ना। तो चलिए थोड़ा थोड़ा कर दिया है। तो इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.1 व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।